जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नारे और जुलूस आते हैं ना। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर्दे के पीछे कई ऐसी लहरें थीं जो चुपचाप अपना काम कर रही थीं। कुछ धार्मिक थीं, कुछ सामाजिक, तो कुछ पूरी तरह से राजनीतिक। आज हम एक ऐसे ही आंदोलन की कहानी में उतरेंगे जो 1919 से 1924 के बीच चला। एक ऐसा आंदोलन जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग भुला ही दिया है। नाम था खाकी आंदोलन। और यकीन मानिए, प्रतिरोध का ये अध्याय जानना बेहद जरूरी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। कैसे कुछ खामोश डिप्लोमैट्स और सीक्रेट दूतों के एक नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश राज को चुनौती दे दी। चलिए आज जासूसी और रणनीति की इसी अनकही कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1919 से। ये भारतीय इतिहास का, आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जहां दो बहुत बड़े संकट एक साथ आकर खड़े हो गए। एक संकट का ताल्लुक था आस्था से और दूसरे का आज़ादी से। और जब ये दोनों मिले तो उन्होंने मिलकर प्रतिरोध की एक ऐसी आग जलाई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए, हुआ क्या था। एक तरफ पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इससे दुनिया भर के मुसलमानों के सामने खिलाफत का संकट खड़ा हो गया। और ठीक उसी वक्त भारत के अंदर रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, इसने हर भारतीय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो जरा सोचिए, एक तरफ एक इंटरनेशनल रिलीजियस क्राइसिस और दूसरी तरफ देश के अंदर इतना बड़ा जुल्म। इस कॉम्बिनेशन ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जहां से एकता का एक नया पौधा उगना तय था। और इसी माहौल में देवबंदी उलमा मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स ने एक बिल्कुल अनोखे आंदोलन के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखा। ये वो दौर था जब स्कॉलर्स रेवोल्यूशनरी बन रहे थे। अब सवाल ये है कि इस आंदोलन का नाम खाकी क्यों पड़ा। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, खाकी यहाँ सिर्फ एक रंग नहीं था, ये एक पूरी आइडियोलॉजी, एक पूरी विचारधारा का सिंबल था। ये चार चीजों को दर्शाता था: सादा जीवन, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, त्याग और सबसे बड़ी बात, एक क्रांतिकारी सोच, मतलब पॉलिटिक्स करने का एक बिल्कुल नया तरीका। और इस आंदोलन के जो मकसद थे वो बिल्कुल साफ थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहला, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की हिफाजत करना। दूसरा, ब्रिटिश विरोधी एकता बनाकर भारत को आज़ादी दिलाना। तीसरा, खिलाफत की संस्था को बचाना। और चौथा, समाज में सुधार लाना। तो देखा जाए तो ये एक ऐसा मिशन था जो नेशनलिज्म और धर्म दोनों को एक साथ लेकर चल रहा था। अब इस पूरी पॉलिटिकल सोच को एक संगठित आवाज देने की जरूरत थी, राइट? तो इसीलिए 1919 में जमीयत उलमाए हिंद यानी JUH को बनाया गया। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस पूरे आंदोलन को लीड किया। तो इस आंदोलन की स्ट्रैटेजी क्या थी? उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो था गठबंधन। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा थी। और ये एक ऐसा अलायंस था जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। और इसी की वजह से उस दौर में एक जबरदस्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। सोचिए, देवबंदी उलेमा और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का गोल एक था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक्शन और भारत की आज़ादी। और इतना ही नहीं, दोनों का तरीका भी एक ही था, नॉन कोऑपरेशन और बॉयकॉट। और हाँ, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं। इस आइडियोलॉजी को असल में जमीन पर उतारा गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे बड़े बड़े नेता बंगाल, बिहार और पंजाब में जाकर हजारों लाखों की भीड़ से बात कर रहे थे। विदेशी कपड़ों की होलियां जल रही थी। लोगों से अपील की जा रही थी कि सरकारी आदेशों को मत मानो। और सबसे बड़ी बात, नौजवानों से कहा जा रहा था कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होना बंद करो। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो आंदोलन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इसकी जो मेन इंस्पिरेशन थी यानी खिलाफत, वो भारत से हजारों मील दूर होने वाली एक घटना की वजह से खत्म होने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो तारीख थी 3 मार्च 1924। हुआ ये कि हजारों मील दूर तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो नई सरकार बनी थी, उसने ऑफिशियली खिलाफत को ही खत्म कर दिया। और बस
इस एक फैसले ने भारत में चल रहे खिलाफत और खाकी आंदोलन की, आप कह सकते हैं, पूरी जमीनी खिसका दी। और इसका असर इतना तेज था आप सोच भी नहीं सकते। जो आंदोलन 1921 में अपनी पीक पर था, वो 1924 में खिलाफत के खत्म होते ही एकदम से बिखरने लगा। और 1925 आते आते तो इसका पॉलिटिकल असर लगभग खत्म हो चुका था। सीधी सी बात है, जिस नींव पर ये पूरी इमारत खली थी, वही नींव टूट गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले, सबसे शॉकिंग हिस्से की तरफ चलते हैं। पता है क्या, ये जो पब्लिक मूवमेंट था, ये तो एक बहुत बड़े सीक्रेट ऑपरेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार की जो सीक्रेट रेड फाइल्स होती थी, उनमें इन देवबंदी नेताओं के लिए एक खास नाम दिया गया था, मोस्ट डेंजरस रिलीजियस नेशनलिस्ट्स, यानी सबसे खतरनाक धार्मिक राष्ट्रवादी। ये कोई मामूली टैग नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य इन्हें अपने लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं था, इसके पीछे एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और सीक्रेट नेटवर्क काम कर रहा था। सोचिए, एक तरफ उबैदुल्ला सिंधी जैसे नेता रूस और अफगानिस्तान से मदद मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स साइलेंट डिप्लोमैट्स बनकर हज के रास्ते सीक्रेट मैसेज पहुंचा रहे थे। और तो और भारत के अंदर बंगाल, बिहार और यूपी में एक पूरा हवाला कुरियर सिस्टम था, जो इन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। तो आखिर में ये खाकी आंदोलन हमें सिखाता क्या है? शायद यही कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि आइडियाज से, विचारों से भी जीती जाती है। ये एक ऐसी वैचारिक जंग थी जिसके निशान आज भी हमें कहीं न कहीं जरूर मिल जाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसे और कौन से छिपे हुए इतिहास हैं, कौन सी अनकही कहानियां हैं जो आज हमारी दुनिया को वो शक्ल दे रही हैं जिसमें हम जी रहे हैं।